नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। देन है सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस। फिर है जलवायु परिवर्तन से अगर हमें निपटना है तो G7 की क्या भूमिका रहेगी। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO के जो पैनल के रूल्स हैं। फिर है यौन उत्पीड़न। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता के ऊपर। देखिए, विपक्षी दलों को साथ आने के दौरान अपने मतभेदों को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में जितने भी विपक्षी दल हैं वो आपस में एकता बनाए रखने के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं ताकि वो जो है आगे आने वाले चुनावों में मदद कर सके और इस प्रकार की चीजें कर सके। तो यहाँ पर जितने भी विपक्षी नेता हैं वो अब एक साथ आ रहे हैं ताकि एक पार्टी के अगेंस्ट जो है वो अपना एक गुट बना सके। तो देखो, जरूरी भी है क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के संदर्भ में विपक्षी दल जो होता है वो यहाँ पर जरूरी होता है कि एक संतुलन बनाए रखे। और राजनीतिक विज्ञान को अगर हम पढ़े तो उसके हिसाब से विपक्ष लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है, जो कि बहुत जरूरी भी होता है। विपक्ष के जितने भी कार्य होते हैं, नीतियां होती हैं, निर्णय होती हैं, उसमें सरकार जो है, जवाबदेही सरकार की बनती है और इसी प्रकार से वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत आसानी से की जा सकती है। समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी कार्य है, इसलिए यहाँ पर ये चीज भी जरूरी बन जाती है। अगला, विपक्ष को और क्या जरूरत होती है? विपक्ष को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के कार्य और नीतियों की जांच करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, और सरकार का प्रहरी के रूप में वो काम करता है। मतलब एक वॉच डॉग होता है ना, सरकार पे नजर रखने के लिए कि सरकार ये क्या कर रही है, सरकार वो क्या कर रही है। हर एक चीज के ऊपर यहाँ पर नई नई चीजों को देखने के लिए सारी चीजें यहाँ पर तय की जाती है कि वो यहाँ पर क्या क्या नई नई चीजें लाने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर विपक्ष जो होता है यहाँ पर, वो सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसके समक्ष वैकल्पिक दृष्टि और नीति प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए जो है विपक्ष प्रतिस्पर्धा राजनीतिक माहौल भी सुनिश्चित करते हैं, वहां पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। विपक्ष खुद को सत्ताधारी दल के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार को जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना। जवाबदेही जब तक सरकार नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी यहाँ के टाइम पे जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पर हम बात करें, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे NV रमन्ना, उन्होंने भी ये बोला था कि ठीक है, विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच में एक सम्मान भी जो हुआ करता है ना, वो भी बहुत जरूरी है। और अब यहाँ पर ये चीज कम होती जा रही है। योजना के अनुसार कार्यकुशलता के नाम पर संसद जो है वो यहाँ पर विपक्ष को अप्रभावी बनाए रखती है। और विपक्ष संसद में भाषण दे सकता है, वहां पर प्रश्न पूछ सकता है, बहिर्गमन कर सकता है, मतलब और ज्यादा आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, जा सकता है यहाँ से, लेकिन कानून पारित नहीं कर सकता। सरकार के कार्यक्रम और सरकार की जितनी भी यहाँ पर नीतियां हैं उन सब में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में समस्त जितने भी यहाँ पर शक्तियां हैं और ये सारी चीजें जो चल रही हैं उसमें ये सब चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं सभी लोग? तो इस प्रकार से है यहाँ पर इंडिया के अंदर जो वोट बैंक है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, पार्टी में बने रहने के लिए चीजें होती हैं। और हमारी राजनीतिक प्रणाली भी कुछ इस प्रकार की है कि हम बहुत ही अच्छा विपक्ष खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यूके है, यूके के अंदर यहाँ पर एक शैडो कैबिनेट तक जैसी चीज होती है। भारत में शैडो कैबिनेट जैसा कोई भी प्रावधान नहीं होता है। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर कभी भी ऑपोजिशन को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है, और ऑपोजिशन यहाँ पर केवल और केवल किस तरीके से बनी रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपोजिशन यहाँ पे बनी हुई है जिसमें कुछ खास यहाँ पर उनका योगदान नहीं रह जाता।
अगला आता है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि। भारत ने सिंधु जल संधि शोधन प्रक्रिया जायजा लिया है। भारत ने अभी फिलहाल जो है वो जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी उसका यहाँ पर जायजा लिया है। ये पैक्ट जो है वो करीब 62 साल पहले हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर्स की शेयरिंग के ऊपर। और भारत ने संचालन समिति की छठी बैठक के दौरान किशन गंगा जो नदी है, जो कि झेलम की एक सहायक नदी होती है, और रतले जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि चिनाब नदी पर है, वहां पर काफी ज्यादा चर्चा और वहां पे सारी कार्यवाही करी थी। जनवरी 2023 में भी भारत ने इन दो जल विद्युत परियोजनाओं जो है उस पर विवाद को सुलझाने में पाकिस्तान की असक्षमता को देखते हुए नोटिस भी काफी जारी किया था। वर्ल्ड बैंक ने भी इसके ऊपर कोशिश करी थी। अभी एक्चुअली में अगर मैं इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूँ तो ये है क्या, ये असल में 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी, जिसमें दोनों कंट्रीज में जो वाटर का यूज है ना उसके ऊपर बात आती है कि वाटर कितना इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब को पाकिस्तान, और पूर्वी नदियां जो है उनको भारत को एलोकेट किया गया है। और इसी के तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाई गई है जिसमें दो कमिश्नर्स रहेंगे दोनों दोनों साइड से। और सिंधु घाटी का जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो पाकिस्तान में है। इसके बाद यहाँ पर भारत, चीन और अफगानिस्तान का स्थान आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहेगा इंडस रिवर का। इंडस रिवर तो भाई बाहर से निकल के आती है, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकल के आती है। मानसरोवर कहाँ पे है, चाइना तिब्बत में आता है। उसके बाद ये रिवर यहाँ से फ्लो होते होते जम्मू कश्मीर, पहले लद्दाख में आती है, फिर जम्मू कश्मीर में आती है, वहां से होने के बाद पाकिस्तान चली जाती है और ऐसे फ्लो कर जाती है। ये एक पूरा सिस्टम है। उसके बाद ये भी आप देख रहे हैं नेक्स्ट, ये सिस्टम यहाँ पर झेलम का है और ये चेनाब निकल रही है। इंडस, झेलम और चेनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान को भी दिया गया है। उसके बाद ब्यास नदी तो केवल भारत के अंदर ही रहती है। ब्यास नदी का जो निकलना है वो रोहतांग पास से निकलती है और फिर इंडिया के इंडिया में ही रह जाती है और सतलुज से जाकर के मिल जाती है। सतलुज पता है ना सबको, ये रही। तो इनके आपको ना जो प्रीवियस फॉर्मर नेम है, जो सबसे पुराने एंशियंट नाम है, वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए कि इनके सबसे पुराने एंशियंट नाम कौन कौन से आते हैं। आप लोगों से वो भी पूछा जा सकता है कि एंशियंट नाम इन लोगों के कौन कौन से हैं। सवाल जो है एग्जाम में बनता है अगर, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए कि इनके एंशियंट नेम्स कौन कौन से हैं। समझ रहे हैं सब लोग? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। आगे देखेंगे, ये आप लोगों को सारे याद रखने हैं जो आप लोगों के सामने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। देखो भाई, इनके अगर मैं पुराने आपके नाम बताऊं, इनके सबसे पुराने नाम क्या हुआ करते थे, तो अगर मैं बात करूं झेलम की, तो उसको वितास्ता कहा जाता था। ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। झेलम का सबसे पुराना नाम वितास्ता हुआ करता था। ऐसे ही चेनाब का पुराना नाम असीकनी। उसके बाद रावी का पुराना नाम क्या होता था, पुरुषिनी। स्पेलिंग मैं सामने लिख रही हूँ, देखते जाइए स्क्रीन पर आप सभी लोग। ब्यास, ब्यास का नाम पुराना है विपाशा। और सतलुज, सताद्री। इस प्रकार से आपको ये नामों को भी याद रखना है क्योंकि ये नामों से भी क्वेश्चन आए हैं, पहले पूछा गया है। इनफैक्ट पहले के टाइम पे इससे क्वेश्चन बने थे कि ये जो है वो कौन से नाम इनके यहाँ पर एंशियंट नेम्स हैं। आगे बढ़े भाई, यहाँ तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका इंडस वाटर ट्रीटी सॉल्व करने के लिए। काफी बार इनके ऊपर जो है वो हुआ था, और जब उड़ी अटैक हुआ था तब यहाँ पर मोदी जी ने एक बात भी बोली थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। दोनों चीजें एक साथ फ्लो नहीं कर सकती। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा आर्टिकल है माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, सूक्ष्म वित्त के ऊपर।
सूक्ष्म वित्त यहाँ पे क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म वित्त क्या चीज होती है? देखिए भाई, जो यहाँ पर मुद्रा स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो माइक्रो फाइनेंस की जो एक पावर है उसको समझते नहीं। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली बोला है कि नेशनल रोजगार मेला जो है उन्होंने यहाँ पर मुद्रा स्कीम कितना ज्यादा हमें बेनिफिट पहुंचाई है और 8 करोड़ से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स बाहर आए हैं, उसके बारे में बताया। तो अगर मैं बात करूं कि मुद्रा योजना है क्या जिसके बारे में प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो देखिए मुद्रा योजना जो है वो 8 अप्रैल 2015 को आई थी, जो कि जितनी भी बहुत ही छोटी छोटी सी कंपनीज है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। ये लोन जो है वो यहाँ पर मुद्रा लोन कहलाएंगे मुद्रा योजना के तहत, जो कि कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर आपको लोन देंगे। मुद्रा जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, मुद्रा 3 प्रकार से लोन को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु में क्या होगा, 50,000 तक का ऋण कवर दिया जाएगा। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तरुण लोन जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण कवर दिया जाएगा। मुद्रा स्कीम ये चाहती है कि भारत में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर सब समझते हैं ना, उद्यम को बढ़ावा देना, जितने भी उद्यमता हो सकते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रोत्साहित हो अपने अपने बिजनेस खोलने के लिए। छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं, दुकानदारों को लोन चाहिए, फल सब्जी के लिए लोन चाहिए, मरम्मत की दुकानों के लिए चाहिए, मशीन को लाने के लिए चाहिए, छोटे छोटे कामों के लिए जो लोन चाहिए होते हैं ना, वो आराम से यहाँ पर 3 कैटेगरी में लोगों को मिल जाए। 50,000 के तक का, 50 से 5 लाख तक का, इस तरीके के लोन लेना आसान हो जाए, इसलिए ये पूरी पूरी स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया गया है। जो भी बिजनेस यहाँ पे कर रहा है, जो नॉन फार्म इनकम है, ठीक है, नॉन फार्मिंग, क्या फार्मिंग की बात नहीं हो रही, फार्मिंग के लिए तो अलग से यहाँ पर जो बैंक बनाया गया नबार्ड वो देता है, ठीक है भाई। जिसके पास गैर कृषि की आय होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक का होता है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। गरीब वर्ग का उत्थान करने के लिए आर्थिक विकास का उद्देश्य के लिए 1970 के दशक से सूक्ष्म वित्त की अवधारणा पर काफी ज्यादा यहाँ पर कि भाई छोटे छोटे लोन भी दीजिए ना। अगर छोटे छोटे लोन दोगे इसकी काफी बड़ा रूल हो सकता है। विमेन भी यहाँ पर कितनी ज्यादा आगे आ सकती है, समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज को। और इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कुछ इस प्रकार से है कि आप इसको जो है एक गरीबी उन्मूलन के उपाय के रूप में भी यूज कर सकते हैं, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर संपत्ति निर्माण करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा महत्व इसका यह है कि छोटे उद्यमों को पूंजी उपलब्धता कराने में सहूलियत बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और विमेन को तो होता ही होता है इस पूरे से फायदा। और विमेन जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करेंगी, तो हम जो चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो, जो लैंगिक असमानता है उसको खत्म करने में हमें मदद मिलेगी। आय और व्यय के बीच का जो संतुलन है वो बनाए जाएगा, और खुद से भी अपनी वैल्यू जनरेट की जा सकती है। संसाधनों की कमी और औपचारिक ऋण संस्थानों की प्रकृति के कारण गरीब लोगों के लिए जो औपचारिक बैंकिंग है वो काफी ज्यादा उपलब्धता कम होती है। इसकी वजह से माइक्रो फाइनेंसिंग जैसी चीजें हमें बहुत ज्यादा काम में आएगी। माइक्रो फाइनेंसिंग एक रूल, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर सूक्ष्म उद्यमी है, उच्च पूंजी का उपयोग करके अधिक मजदूरों को यहाँ पे रोजगार दिया जा सकता है, बेहतर तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, मौसम में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको कम करने तक के लिए वित्त तक पहुंचाना बहुत ईजी हो जाता है। स्वयं सहायता समूह, SHG जिसको हम कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खुद से लोग बना सकते हैं, अपने नए नए स्किल सेट को जनरेट कर सकते हैं, और अपनी जो अभी कंपनी चल रही है उस कंपनी को और ज्यादा अपग्रेड भी किया जा सकता है। अपग्रेड को समझते हैं सभी लोग कि अभी जो कंपनी आपकी चल रही है उसको आप और ज्यादा बेटर बना सकते हो इन्हीं चीजों की हेल्प से, समझ रहे हैं सभी लोग। तो अभी जो चल रहा है उसको और ज्यादा बेटर भी कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना इस चीज को भी। तो ये सारी चीजें जो क्वेश्चन जो है आपसे सीधा सीधा इसी के ऊपर पूछा जा सकता है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है। लाइक समझ रहे हो ना आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या बन सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जा सकता है। आप लोग सभी लोग इसको पूरा पूरा नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इससे आता है कि भाई कहाँ पे क्या चीजें कितनी है, कैसे है, क्या है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इस पूरे को यहाँ पर लर्न करके समझ लें। और
जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे होते हैं आपके सामने पूरा पीडीएफ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पीडीएफ को हम कैसे लें, इसका पीडीएफ बताइए। देखो भाई, आपको आपके मैं यही कहूंगी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नंबर आपको दिए हुए हैं सामने। नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर आपके सामने जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये नंबर्स पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। ये पेड ग्रुप्स हैं लेकिन। और अगर आप चाहते हैं कि हमें पेड ग्रुप नहीं चाहिए, हमें पैसा खर्च नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप सामने सुनिए वीडियो को, बहुत अच्छे से वीडियो को पढ़िए सुनिए, और उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को सुन करके भी पूरा का पूरा कर सकते हैं, कोई किसी चीज का इशू नहीं होगा, ठीक है भाई। समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज को? तो आप पीडीएफ पेड ग्रुप से भी पीडीएफ ले सकते हैं, बाकी आप वीडियो तो सुन ही रहे हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका माइक्रो फाइनेंसिंग का इंडिया के अंदर। इंडिया में माइक्रो फाइनेंसिंग अगर होती है तो वो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, स्मॉल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, सारी चीजों को आप यहाँ पर निपटारा जो है वो कर सकते हैं। सारी चीजों के लिए यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, ठीक है। सरकार का ऑब्जेक्टिव यही है कि मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, मनी डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसको भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसी में हम नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं। G7 का रोल क्या है? देखो भाई, G7 की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इकट्ठा आई हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी कार्बन फ्री करना है 2035 तक। आते आते बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये कहना चाहते हैं कि भाई जो हमारी जलवायु और ऊर्जा मंत्री है, उन सब ये कह रहे हैं कि हम 2035 तक आते आते कोयला को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भी यहाँ पर G20 की जब अध्यक्षता करी थी तब भी उन्होंने यहाँ पर इस चीज के लिए बोला था। जब सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिंग की मीटिंग ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में हुई थी तब भी ये बोला था कि हम लोग फेज आउट और फेज आउट को यहाँ पे लेके आएंगे। और जब लास्ट COP27 हुआ श्रम अल शेख इजिप्ट के अंदर, वहां पर भी इंडिया ने यही बोला था कि हम लोग जितने भी हमारे ईंधन पे डिपेंडेंसी है, ईंधन समझते हैं ना, ईंधन पे हमारी जो भी यहाँ पर डिपेंडेंसी है, वो आप उसके ऊपर से भी कोल और गैस को जो भी है सब पे हम अपनी डिपेंडेंसी को हटा देंगे। इंडिया और चाइना यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयले पे डिपेंडेंट रहता है, जबकि बाकी जो कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, कनाडा और यूरोप, इन चारों के लिए कंट्रीज जो है यहाँ पर वो भी अपने बहुत ज्यादा गैस पे डिपेंडेंट रहती है। तो उसके यहाँ पर वही है कि भाई अब हम जो है यहाँ पर इन चीजों पर डिपेंडेंसी कम कर देंगे। अब यहाँ पर G7 का इनिशिएटिव, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, उन्होंने पेरिस अग्रीमेंट 2015 में किया था, बहुत बड़ा अग्रीमेंट है, जिसमें ये डिसाइड किया था कि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम लेके आएंगे, हम इसको 2 डिग्री तक नहीं पहुंचने देंगे। तो यहाँ पर 2 डिग्री तक नहीं पहुंचना है आप लोगों को किसी भी हालत में। उसके अलावा नेट जीरो कमिटमेंट भी यहाँ पर दी गई है कि भाई जीरो कमिटमेंट यहाँ पे रहेगी 2021 में। ये बात हुई थी कि 2050 तक आते आते हम लोग नेट जीरो करेंगे, लेकिन इंडिया का टारगेट यहाँ पे क्या है? इंडिया का टारगेट है 2070 तक हम लोग नेट जीरो के कार्बन एमिशंस के ऊपर पहुंचने वाले हैं, ठीक है भाई। नेट जीरो कार्बन एमिशंस को हम लोग जो है वो रखेंगे कि नेट जीरो होनी चाहिए कार्बन एमिशंस को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसके बाद ये आपको याद रखना है पूरा, क्योंकि ना अभी क्लाइमेट चेंज का टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आता है जो भी हमारी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, जलवायु वित्त है। G7 यहाँ पर $100 बिलियन जो है वो पूरे एक साल में सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि मिटिगेट और अडेप्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के ऊपर। बाकी जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध समाप्ति है, उसको भी यहाँ पर कि हमें जीवाश्म ईंधन पे कम से कम डिपेंडेंट रहना है। ग्लोबल शील्ड भी यहाँ पर आई है COP27 इजिप्ट द्वारा। ये G7 और V20 क्या है? वल्नरेबल 20।
उनका ग्रुप है जो कि लीमू पेरू में बनाया गया था। इसमें जो भी यहाँ पर क्लाइमेट डिजास्टर्स आते हैं उससे जुड़े हुए सारी चीजों का फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी जो है वो इसके लिए आगे बढ़ा था। और उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ पाथ फाइंडर कंट्रीज भी इसमें डिसाइड की गई थी जिनको जरूरत है, वो है बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस, सेनेगल। और क्लाइमेट क्लब भी बनाया गया है ताकि ऐसी चीजों को निपटारा बहुत इजीली किया जा सकते। बाकी देखो भाई, क्लाइमेट क्लब अभी फुली तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बट हाँ कोशिश तो है सरकार की भी आगे इसमें कंप्लीट करने की, हर एक गवर्नमेंट की। बाकी अभी सबको यही करना है कि नेट जीरो एमिशंस रखने हैं 2050 तक, और अपने टारगेट्स को और इम्प्रूव करना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर हम इंडस्ट्री के यहाँ पर कार्बन एमिशंस को, कार्बन उत्सर्जन को और ले जाते हैं तो 100% हमें नुकसान ही नुकसान देगा ये। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये पूरा एक इनिशिएटिव याद रखिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा, डब्ल्यूटीओ पैनल के रूल्स जो है वो यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं और ईयू के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। डब्ल्यूटीओ आप सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर इंडिया ये बोला है डब्ल्यूटीओ ने कि इंडिया ने जो है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान के साथ आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पूरे वर्ल्ड के एक प्रॉब्लम है ना, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, उनके रूल्स को वायलेट करा है। यहाँ पे बोला है 2019 में यूरोपियन संघ ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जारी की थी जिसमें कि मोबाइल फोन आते हैं, ये सारी चीजों के लिए 7.5% और 20% के बीच के आयात शुल्क यहाँ पर डिसाइड करा था। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पर केस आ गया है। और जापान और ताइवान ने भी कुछ इस तरह की कंप्लेंट रखी थी इंडिया के खिलाफ 2019 में। और इन्होंने ये बोला है कि जो हमने अग्रीमेंट साइन किया उसके अगेंस्ट जाकर के इंडिया ने आईटी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लिया है। इंडिया का क्या स्टैंड है इन सब चीजों के ऊपर? इंडिया का ऐसा कहना है कि जब हमने ये आईटीए साइन किया तो तब तो स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, तो अब अगर हम उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं तो वो तो हम ठीक कर रहे हैं ना यहाँ पर। अब इंक्रीज करते जाएंगे आप यहाँ पर जो है अपनी टैरिफ को, जो टैक्स ड्यूटी होती है आप मोबाइल फोन्स पे अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो मोबाइल फोन कंपनीज को तो बहुत जो है फायदा होता जाता है, दूसरी कंट्री को खरीदने में बहुत नुकसान होता जाता है। जैसे कि एप्पल है, फॉक्सकॉम है। तो यहाँ पर अभी इंडिया ने अपील करी है कि हाँ इस पूरी रूलिंग के ऊपर हमारी बात को भी सुना जाए और लीगल प्रोग्रेटरी यहाँ पर किया जाए ताकि दोनों जिनके भी आपस में बातचीत चल रही है दोनों की पक्षों को यहाँ पर सुना जाए। ठीक है, तो अभी ये भी एक याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है, 1995 1 जनवरी में बना था जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न। अभी रुक्मणी देवी कॉलेज पब्लिक जो है यहाँ पर आर्ट्स का कॉलेज है, वहां पर वुमेन स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा स्ट्राइक कर दी है। ऐसा कहना है कि रुक्मणी देवी कॉलेज जो कि जो गर्ल्स हैं वहां पर उनके असिस्टेंट प्रोफेसर ने वहां पर उनकी शारीरिक बनावट, यौन उत्पीड़न, गाली गलौच ये सब करके नीचा दिखाने का उन पर आरोप लगाया गया है। 250 से ज्यादा वुमेन है यहाँ पर जो कि अभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। कॉलेज का प्रशासन की ओर से सुशासन की कमी चल रही है, अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। आप सभी लोग इस चीज को समझते हैं, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए आता है इस पूरे टॉपिक पर तो आप ये सारी चीजों को वहां पे ऐड कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। और जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट ने क्रिएट करी थी, इन्होंने भी यही बोला है कि इन प्रोफेशनलिज्म की जो कमी चल रही है उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा तरीके से। स्वतंत्रता यहाँ पर बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या है कि जो है स्टूडेंट्स को 2 सैटरडे से ज्यादा अगर आप बाहर चले गए अपने घर पे तो अब आपको अलाउड नहीं है, इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी भी उनको अलाउड नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टर भी जो है यहाँ पर उनको भी यहाँ पर गलत बताया गया है। और शिक्षा यहाँ पर नहीं सही से देना, उनके फंडामेंटल राइट्स को उनसे छीनना, बहुत ही डर का माहौल बनाए रखना, ये सब आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। देखो ऐसे ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केस पहली बार भारत में आया है। ऐसे केसेस भारत में बहुत कॉमनली आपको सुनने में मिलते हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते हो आपको कभी ना कभी ऐसे ऐसे केस तो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या रिजल्ट होना चाहिए? ऐसे केसेस को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए? तो यहाँ पर सॉल्यूशन यही होता है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन होता है कि जितने भी हमारे ये कोड ऑफ एथिक्स होते हैं स्टाफ और एजुकेशन के लिए वो बहुत बेटर होना चाहिए।
एथिकल ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है उनके अगेंस्ट आपको कोई भी लॉ लेके आना है, कुछ भी करना है, वो सबसे पहले उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए। पुलिस को अगर ऐसा कोई भी इशू होता है तो उस इशू को बहुत ज्यादा तरीके से नजर में रखना चाहिए। तो ऐसी चीजों को यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयोग में लाने की जरूरत है। तो ऐसी चीजें अगर उपयोग में नहीं होंगी तो यहाँ पर फायदा नहीं होगा कि हम इन चीजों को यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसी चीजों को इम्प्रूवमेंट में लेकर के आए ही आए। किसी भी हालत में ऐसी चीजों को इम्प्रूवमेंट लेके आने में जरूरत है सरकार को। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये चीजें आप पढ़िए यहाँ पर। आपका एग्जाम में जैसे अभी कोई आप में से सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर उसमें कोई ऐसे राइटिंग के लिए आता है तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके उसमें कोई ना कोई चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। समझ रहे हैं सभी लोग? तो ऐसे चेंजेस आपके एग्जाम में के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप सभी लोग इस पूरे को यहाँ पर लिख लो, कंप्लीट कर लो इस पूरे को। और आ सकता है एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप लिख लो, अच्छे से नोट करो इन सब चीजों को। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ माइंस, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस क्या काम करता है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो, ये एक तरीके से जो मिनरल्स होते हैं भारत में उनकी सिस्टमैटिक स्टडी के ऊपर बात करता है कि कहाँ कहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए। और जो हमारे मिनरल्स माइंस यहाँ पर मिलते हैं उनको हम कैसे बेटर बना सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर का ये एक पार्ट होता है। मिनिस्टर ऑफ माइंस हमारे इस समय प्रहलाद जोशी हैं, जो माइनिंग से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजों को सॉल्यूशन में लाते हैं। तो ये जो है 1948 में बनी थी मिनरल रिसोर्सेज के लिए। भारत का सारा मिनरल डेटा इकट्ठा करती है। 1957 के तहत इनको ये पावर मिलती है कि कभी भी कोई इलीगल माइनिंग होती है, कुछ भी ऐसा है, इसके लिए इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च करी है, खनन ऐप। लिख लीजिए सभी लोग इसको नोट्स में। खनन ऐप इसी पर्पस के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है भाई? तो ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर ठीक लिखी हुई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है। अगला है एक नई लीग के बारे में। आई होप सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मेरे साथ लिख लीजिए। अरब लीग। अरब लीग एक तरीके से अभी जो है, ये जितने भी अरब कंट्रीज है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, उनको मिला करके इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो अरब लीग है वो इस तरीके से इसलिए बनाई गई है। इसको क्यारो जो है 1945 में बनाया गया। क्यारो इज इजिप्ट। इजिप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। 22 अरब कंट्रीज में इसके अंदर मेंबर है, सीरिया को इंक्लूड करते हुए। बाकी ये सारी कंट्री इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, जॉर्डन, येमेन, ठीक है, वो इसके पार्ट रहे। लेकिन सीरिया को अभी यहाँ से हटा दिया गया है। अभी सीरिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है? अगर आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट इसके अंदर केवल 3 हो जाएगी, क्योंकि सीरिया अभी प्रेजेंटली इसका पार्ट नहीं है। अभी इसके पार्ट अल्जीरिया, बहरीन, कॉस्मोरोस, जिबूती, इजिप्ट, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिशियाना, मोरक्को, ओमान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, तुनीसिया, यूएई और यमन है। अभी सीरिया की जो पूरी चल रही है वो सस्पेंड कर दी गई है। 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है? समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अरब लीग, ओपेक कंट्रीज, इस तरीके की चीजें जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बनती है। इसको आप सभी लोग लिख लीजिए। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। यूपी पीसीएस एग्जाम जल्दी आने वाला है, उससे जुड़ी हुई एक पूरी पीपीटी जो है यहाँ पर सरकारी योजनाओं की पीपीटी मैंने यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे बना के डाली है ज्ञान सर ने। तो सभी लोग यहाँ पर उस पीपीटी को, पीडीएफ को जरूर लर्न कर लीजिएगा। इसमें गवर्नमेंट की जुड़ी हुई, यूपी सरकार से जुड़ी हुई सारी की सारी जो योजनाएं हैं उनका एक सूचीबद्ध यहाँ पे हम लोगों ने तैयार किया। जरूर पढ़िएगा उसको, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।